बहुत लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा या फिर सुना भी होगा। आखिरकार राधा कृष्ण दमानी फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे अमीर इंडियंस में नंबर 2 जो है। और हाँ, नोट कीजिएगा, दमानी की कामयाबी विरासत में मिली दौलत से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से कमाई हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतने ही कामयाब हैं राधा कृष्ण दमानी तो फिर उन्हें आपने टीवी पर इंटरव्यू देते हुए क्यों नहीं देखा? अखबारों में उनके और उनके बच्चों की फ्लैशी तस्वीरें क्यों नहीं छपती? तो वो इसलिए कि 1,27,000 करोड़ के मालिक राधा कृष्ण दमानी को छपास रोग नहीं है। उन्हें अपने संघर्ष की कहानी सुनाने का भी शौक नहीं। सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहनने वाले राधा कृष्ण दमानी को लोग मिस्टर वाइट कहते हैं, शख्सियत से भी और बिजनेस में भी। यही खूबी है डी मार्ट के मालिक दमानी की, जिसके चलते दुनिया उन पर भरोसा करती है। मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड पर मुकेश अंबानी के पड़ोसी राधा कृष्ण दमानी का बिजनेस कोरोना के पैनिक से रुका नहीं बल्कि बढ़ा है। 2020 में दमानी की कंपनी के शेयरों के दाम करीब 18% चढ़ चुके हैं और उनकी दौलत 5% बढ़कर 10.2 अरब डॉलर हो गई है। जब मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 32% घटी तो अपने लो कॉस्ट यानी कम कीमतों के लिए जाने जाने वाले एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड की सुपरमार्केट चेन डीमार्ट को लॉकडाउन में खाने पीने की चीजों के लिए लोगों की पैनिक बाइंग का जबरदस्त फायदा हुआ, जबकि डीमार्ट के कॉम्पिटिटर्स को इसका फायदा होने की जगह नुकसान हुआ। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल चेन फ्यूचर ग्रुप, जिसके तकरीबन 1300 स्टोर हैं, उसके शेयर्स में 80% गिरावट देखी गई। राधा कृष्ण दमानी के कामयाबी की कहानी यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन उनकी जिंदगी में कामयाबी का फार्मूला बस एक है, रुको, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। बीकानेर की मारवाड़ी फैमिली के राधा कृष्ण दमानी को बिजनेस का माहौल बचपन से मिला, लेकिन विरासत नहीं। एक कमरे के घर से देश के दूसरे सबसे बड़े अमीर शख्स की पोजीशन तक पहुंचने के लिए दमानी ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि समझकर, देखकर, मौके को पहचाना और फिर दांव खेला। स्टॉक मार्केट के सबसे मचे हुए खिलाड़ी दमानी का लोहा मानते हैं। राधा कृष्ण दमानी हिंदुस्तान के सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टर हैं और यह सबक भी उन्होंने खुद से ही सीखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीकॉम करते हुए दमानी को कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। शुरुआत राधा कृष्ण दमानी ने बॉल बेयरिंग के बिजनेस से की। उसमें नुकसान होता रहा, लेकिन दमानी अड़े रहे। हालांकि मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर राधा कृष्ण दमानी के पिता शिव किशन दमानी पहले से ही काम करते थे, लेकिन दमानी शेयर मार्केट के खेल में उतरने को तैयार नहीं थे। पिता की मौत हुई और बिजनेस को झटका लगा तो दमानी के एक अंकल, जिन्हें वो बेहद मानते थे, उन्होंने राधा कृष्ण को शेयर बाजार में उतरने को कहा। दमानी ने इनकार किया तो अंकल ने पूछा कि बॉल बेयरिंग के बिजनेस में सबसे कामयाब आदमी कौन है। दमानी ने बताया तो अंकल का अगला सवाल था कि बॉल बेयरिंग के इस बिजनेस के इस टाइकून की टोटल वर्थ यानी उनके पास कितनी दौलत है। दमानी ने वो भी बताया तो अंकल का अगला सवाल था कि दलाल स्ट्रीट के सबसे बड़े शख्स की कितनी दौलत है। दमानी को अपना मैसेज मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें कहां जाना है। तालाब से निकलकर समंदर में जाने की राह दमानी को सूझ गई। दलाल स्ट्रीट पर राधा कृष्ण दमानी ने बोलने से ज्यादा सुनना सीखा। ब्रोकर बने दमानी संभल कर और परख कर खेलते और उनके दांव सही पड़ते। जल्द ही दमानी को एहसास हो गया कि शेयर बाजार के गेम में उन्हें लंबी छलांग लगाने के लिए ब्रोकर की जगह इन्वेस्टर बनना होगा, ताकि अपनी समझ का फायदा वो खुद उठा सके। शेयर मार्केट में चंद्रकांत संपत को अपना गुरु मानने वाले दमानी ने उन्हीं के तरीकों को इस्तेमाल करना शुरू किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। 1990 के दौर में जब बाजार पर हर्षद मेहता का नाम छाया हुआ था, तब बैंकों का फंड इस्तेमाल करके हर्षद मेहता ने कई कंपनियों के शेयर की ताबड़तोड़ खरीदारी शुरू की। शॉर्ट सेलिंग के फॉर्मूले के साथ पहले वो कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ाता और फिर बढ़े हुए दामों पर शेयरों को बेचता। शेयर मार्केट इससे बुरी तरह लुढ़क जाता। अपोलो टायर के शेयरों में जब इस तरह की तेजी हुई तो दमानी चौंके। उन्हें लगा एक टायर कंपनी के शेयर सोने के भाव पर क्यों बिक रहे हैं।
एसीसी जैसी कंपनी के शेयर हर्षद मेहता ने कुछ महीनों में ही 200 रुपए से 9,000 रुपए तक पहुंचा दिए थे। यह सब देखकर राधाकृष्ण दमानी समझ गए कि हर्षद मेहता जिन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है उनका फंडामेंटल उनके हाई वैल्यू को कायम नहीं रख सकता। ऐसे में शेयर्स के प्राइस का गिरना तय था। दमानी ने इस खेल को समझने की कोशिश की और शॉर्ट सेलिंग के इस गेम में उतर गए। एक ओर हर्षद मेहता इन शेयरों को खरीद रहा था, दूसरी ओर राधाकृष्ण दमानी इसे बेच रहे थे। नुकसान बढ़ रहा था। खुद दमानी ने अपने दोस्तों से कहा था कि हर्षद मेहता अगर इस गेम में एक हफ्ते तक और टिक जाता तो उनकी कमर टूट जाती। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने हर्षद मेहता के स्टॉक गेम की पोल खोली और दमानी को इसके बाद जबरदस्त मुनाफा हुआ और दमानी की गिनती दलाल स्ट्रीट के सबसे मजबूत इन्वेस्टर्स में होने लगी। 2000 और 2001 में जब केतन पारेख ने एक बार फिर ऐसा ही किया तो दमानी ने उसके खरीदे हुए स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करनी शुरू कर दी और उसमें भी जबरदस्त मुनाफा कमाया। बाद के दिनों में राधाकृष्ण दमानी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग पर जोर दिया। इसके तहत जब कोई क्वालिटी शेयर कम कीमतों पर उपलब्ध होता है तो वो उसमें पहले इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस के साथ कीमतें बढ़ने का इंतजार करते हैं। आगे यह हुआ कि दमानी जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते उसके पीछे बाकी इन्वेस्टर्स की कतार लग जाती। एचडीएफसी बैंक पर दमानी ने सबसे पहले भरोसा जताया था और अब 2020 में जब यस बैंक पर मुश्किलों का साया पड़ा तो दमानी ने यस बैंक पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया और इसके बाद से मार्केट का रुख यस बैंक के लिए पॉजिटिव हो गया है। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स के रिटेल किंग बनने की कहानी भी इतनी ही अनोखी है। डीमार्ट का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। इस बिजनेस की शुरुआत से पहले भी दमानी ने पूरी रिसर्च की। डीमार्ट की शुरुआत से पहले राधाकृष्ण दमानी ने नवी मुंबई के नेरुल में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली और इस बिजनेस की ABCD सीखी। वो वॉलमार्ट का बिजनेस मॉडल को समझने के लिए कई बार अमेरिका गए। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की रिटेल थ्योरी को समझा ताकि एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट जैसी थ्योरी को वो अपने बिजनेस में भी लागू कर सके। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के डीमार्ट स्टोर्स के लिए दमानी ने पॉपुलर बिजनेस स्टाइल को फॉलो नहीं किया बल्कि ट्रेडिशनल सेंस को अपनाया। उन्होंने मुंबई के आउटर स्कर्ट्स में प्रॉपर्टीज ली जहां जमीन की कीमतें सस्ती थी और शहरों के एक्सपेंशन में जिनका रिहायशी इलाकों में बदलना पक्का था, यानी मॉल्स में और ज्यादा फुटफॉल वाली जगहों में स्टोर खोलने के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उलट। धड़ाधड़ स्टोर्स खोलने की जगह दमानी ने डीमार्ट स्टोर्स के एक्सपेंशन का नहीं बल्कि क्वालिटी बढ़ाने और प्राइस घटाने पर ध्यान दिया। 2011 तक डीमार्ट के सिर्फ 25 स्टोर्स थे और ये अब तकरीबन 196 है। रिलायंस स्टोर्स के मॉडल में ये बिल्कुल उल्टा है। रिलायंस ने 2006 में रिटेल बिजनेस में कदम रखा और अब उसके 10,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं। डीमार्ट के 36 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और 7 पैकिंग सेंटर्स भी हैं। दमानी कुछ बड़े ब्रांड्स को छोड़कर डीमार्ट में सिर्फ अपने ही ब्रांड का सामान रखते हैं जिससे उनकी प्राइस को वो खुद कंट्रोल कर सके। अपने FMCG वेंडर्स को डीमार्ट ज्यादा से ज्यादा 11वें दिन तक पेमेंट कर देता है और बदले में उनसे भारी डिस्काउंट लेता है। डीमार्ट के स्टोर्स फैंसी नहीं बल्कि ट्रेडिशनल है। स्टॉक क्लियर करने का टारगेट डीमार्ट में सिर्फ 30 दिनों का है, जबकि दूसरे स्टोर्स स्टॉक क्लियरेंस टारगेट कम से कम 2 महीने का रखते हैं। दमानी का यह भरोसेमंद फार्मूला स्टॉक मार्केट का अब भी फेवरेट बना हुआ है। जब 21 मार्च 2017 को दमानी की कंपनी का IPO शेयर बाजार में लिस्ट हुआ तो उनकी दौलत देश के दूसरे कई अमीर घरानों से ज्यादा हो गई। डीमार्ट का शेयर 604 रुपए 40 पैसे पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 299 रुपए रखा गया था। यह 102% का रिटर्न था। पिछले 13 साल में लिस्टिंग के दिन किसी शेयर की कीमत में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। दमानी खुद का अरबों का कारोबार आज भले ही चलाते हो, लेकिन वे आज भी एक इन्वेस्टर हैं। आज भी दमानी रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं और अपना अच्छा खासा समय उसी में लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट से जीवन में काफी कुछ सीखा है। जब इंडिया कोविड-19 की लड़ाई से जूझ रहा है
तो दमानी ना सिर्फ अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़ का डोनेशन भी दिया है।